अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मुल्क की एहतजाज की कॉल दी गई है कैद इमरान खान जो बानी PTI हैं उनकी तरफ से, और कॉल की तारीख 24 नवंबर जो है तय की गई है। और ये पैगाम दिया गया है किसी और की जानिब से नहीं, बल्कि सबसे पहले अलीमा ख़ान जो हमशीरा हैं बानी PTI की, उनकी तरफ से। और 24 नवंबर की इस कॉल को अब फाइनल कॉल कहा जा रहा है। तो एक किस्म का ये फाइनल काउंटडाउन है। मालूम नहीं ये काउंटडाउन कौन कर रहा है, मगर एक बड़ी अहम तारीख सामने आ चुकी है। इस एहतजाज में होगा क्या, और अब कहा जा रहा है PTI के हलकों की तरफ से कि ये एक हतमी एहतजाज होगा। हतमी एहतजाज से मुराद क्या है, 24 नवंबर की तारीख क्यों दी गई, इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर आज सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जहाँ पे पहली बार आइनी बेंच की जजेस कमेटी का बाकायदा एक इजलास हुआ है, जिसमें बल्कि दूसरी बार कहें तो गलत नहीं होगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सरबराह हैं आइनी बेंच के, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने शिरकत की। और दर्जनों इंसानी हकूक़ के वो मुकदमे जो हैं कल से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं 6 जजों के आइनी बेंच के सामने के। जो मुकदमात 2013 बल्कि 1993 के मुकदमात भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी अलमारियों से निकाल के गर्द झाड़ के अब इस बेंच के सामने रखाए जाएंगे। मालूम नहीं ये इंसानी हकूक़ की जो दरख्वास्तें 1993 में दायर हुई थी, या 2000 में, या 2013 में, या 2015-14 में, उस वक्त क्या अर्जेंसी थी उन दरख्वास्त गुजारों को जिन्होंने अपने इंसानी हकूक़ के नफाज के लिए दरख्वास्तें दायर की थी। मगर अब चूँकि आइनी बेंच बन चुका है और आइनी बेंच को ज़रूरत है काम को आगे चलाने की, तो उसके लिए ऐसे मुकदमात निकाल के आइनी बेंच के सामने रखे गए हैं कि जिनको निपटाने के बाद ये साबित हो जाएगा कि आइनी बेंच का जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तजर्बा किया गया है वो कामयाब है। और जो असल चैलेंजेस दरपेश हैं आजकल मुल्क को और कौमी इदारों को, 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, मखसूस नशस्तों का मामला है, फ़ौजी अदालतों का मामला है, ये मुकदमात अभी तक किसी भी फहरिस्त में नज़र नहीं आ रहे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है राना एहसान अफजाल, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से बैरिस्टर सलाहुद्दीन मारूफ कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, हम आपकी तरफ ही आना चाहेंगे। ये जो आइनी बेंच बन गया है और अब 30 साल पुराने मुकदमात अचानक लाके लगा दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ आपको आयरनी या सितम ज़रीफ़ी नज़र नहीं आ रही कि अब 30 साल बाद एक इंसानी हकूक़ का मामला जो है लगाया जाएगा एक आइनी बेंच के सामने, तो जो आज के चैलेंजेस हैं उनका कोई जिक्र नहीं? जी, मैंने अभी तक जो लिस्ट कल और परसों की देखी है, तो उनमें कई जो मुकदमात लगाए गए हैं वो तो मजाका खेज हैं कि एक दरखास्त मेरी नजर से गुजरी, वो ये थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाया जाए। दूसरी दरखास्त जो नजर आई थी वो एक ये थी कि जनरल इलेक्शंस जो हैं फरवरी 2024 के, उनको मौसम की खराबी की बायस उनको मई 2024 में फिक्स करवाया जाए। फिर ऐसी दरखास्तें थी कि फलां पार्लियामेंटेरियन को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए, जबकि आपको पता है वो 62(1)(f) की तो तशरीह ही अलग सुप्रीम कोर्ट ने पहले ले ली है कि वो अब किसी को नाअहल करने के लिए वो वाले शिकें इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस किस्म की जो बिल्कुल मुकदमात जिनमें कोई चीज बची नहीं है, वो उस किस्म के मुकदमात लगाए गए हैं। जबकि जो सबसे अहम, जो सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ सबसे अहम जो मुकदमा है, जो आज लाइव सबसे टॉपिकल इशू है, वो 26वीं तरमीम का इशू है। उसमें फुल कोर्ट की भी दरखास्तें हैं, अर्जेंट हियरिंग की भी दरखास्तें हैं।
वो मुकदमा किसी साइड पे भी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में कोई पेशरफ्त नहीं है। मगर बैरिस्टर साहब, क्या आईनी तरमीम में वाज़े तौर पे ये नहीं कहा गया था कि जो सबसे पुराने मुकदमात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से 184(3) के हवाले से, वो सबसे पहले सुने जाएंगे? तो क्या ये एक अब आईनी बंदिश नहीं है आईनी बेंच के ऊपर कि वो नए केसेस को नहीं बल्कि पुराने केसेस से ही अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है? देखिए, अव्वल तो ये चीज जो थी ये बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो तरमीम आई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसमें इस किस्म की बात की गई थी। मगर जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इस तरमीम को बजाते खुद चैलेंज किया गया है, वो मुकदमा भी नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये ऐसे हो ही नहीं सकता। ये एक अदालती एक इस्तेहकाक होता है कि जब भी कोई मुद्दई जाके कोर्ट में कहता है कि मेरा केस बहुत संगीन नौइयत का है, उसमें अर्जेंसी है, तो उसमें कोर्ट ये नहीं कह सकती कि नहीं, हम पहले 1993 के केस सुनेंगे। फर्ज करें किसी का केस ये है कि मुझे फांसी की सजा हो गई है, परसों डेथ सेंटेंस कैरी आउट होना है, मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांग रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि नहीं, जब तक हम पहले 1993 के केसेस हम ना निपटाएं तब तक हम आज के अर्जेंट केसेस नहीं सुन सकते। ये चीज तो दुनिया में कहीं नहीं होती। और मुझे तो क्लियरली ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो एक आईनी हक है किसी भी लिटिगेंट का, वो उसको नलिफाई करने की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम एक्ट में तरमीम जो की गई है वो बजाते खुद बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, मगर बजाते खुद वो चीज भी गैर आईनी है। गैर आईनी। साकिब बशीर साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमात को कवर करते रहे हैं और मैंने भी खुद भी ये ऑब्ज़र्व किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बेंच की अलग से कॉज लिस्ट जारी की हो कि फ़लाँ बेंच की ये कॉज लिस्ट अगले हफ्ते की? ये पहली बार ऐसे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अलग से कॉज लिस्ट जारी की गई है और उस पर ऊपर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉज लिस्ट। हालांकि बेंच तो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अंदर ही सब बेंच बने होते हैं, तो उनके अंदर ही डिस्कस होते हैं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अलग से कॉज लिस्ट है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने नाम के साथ लिखवाया है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो ये भी एक ओहदा लिखवाया है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जिसमें अभी जस्टिस आयशा मलिक जो है बैरून मुल्क दौरे की वजह से शामिल नहीं है, अब 6 जजेस हैं बाकी, ये अपना माइंड बना चुके हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है इस कॉज लिस्ट से कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मुकदमात सामने लगाए गए हैं कि जो फौरी तौर पे हल भी हो जाएंगे, फैसले भी आ जाएंगे और आईनी बेंच इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, जिस तरमीम की वजह से ये बेंच बना है, उनको ये बेंच कैसे सुनेगा और किस सेट ऑफ माइंड से सुनेगा? पहली बात तो यह है कि जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ये लिखा हुआ था, मोस्ट सीनियर जज। उसमें हेड जो है वो आखिरी लम्हात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये निकलवाया था, उसको तब्दील करवाया था, तो हेड तो है नहीं है, मोस्ट सीनियर जज। दूसरी जो बात है वो तो बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट अब बन चुकी है। जिस तरह 5 नवंबर को इनकी जो बेंच के हेड बने थे, तो 5 नवंबर को शाम को ये खबर आई थी, तो 6 नवंबर को ये उन्होंने पूरा रजिस्ट्रार के एडिशनल रजिस्ट्रार मुख्तलिफ ब्रांचेस के लोगों को बुला के ब्रीफिंग ली, सारी चीज़ें की और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो अब मीटिंग चल रही है, अब उसकी काज लिस्ट अलग से आ रही है, अब अलग सारा। एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि जब ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी आए तो उन्होंने एक फुल कोर्ट मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 माह में केसेस की पेंडेंसी ख़त्म करेंगे, बेंचेस बनाए गए थे, सारे केसेस लगाए गए थे, उनकी काज लिस्ट। अब एक जो है वो टकराव भी आ रहा है कि इन तमाम बेंचेस की जो ये 6 जजेस कल बैठेंगे, इनके बेंचेस में जो केस लगे हुए थे वो सारे केस कैंसिल, अब ये केसेस सुनेंगे। तो वो जो टकराव वाला मामला है कि 2 काज लिस्टें आपने टकरा गई कि वो अब कैंसिल करके उन्होंने ये केस जो है वो लगाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट एक अमली तौर पर बन चुकी, बल्कि मैं कहता हूँ जैसे अमीनुद्दीन खान पावर ज़्यादा रखते हैं जैसे याया अफरीदी से। दूसरी जो बात है आईनी तरमीम वाला मामला, सबसे अहम और गैर मामूली तो यही था कि
ये खुद ही ये इनिशिएट करते। फ़र्ज़ करें कल आइनी बेंचेस बैठते हैं, वहाँ पर एक दरख्वास्त गुजार जिन्होंने आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दी हैं, बहुत सारे हैं, 8-10 दरख्वास्तें आई हैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, आम लोग फ्रिवलेस नहीं है, मतलब बाकायदा तौर पर उसमें चैलेंज किया गया है, तो खड़े होकर कहते हैं जी लगाएं आप आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें, हमारी जो रिक्वेस्ट है कि लगाएं, ओपन कोर्ट में वो कह देते हैं। तो फिर अगरचे वो रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो आएगी ना, आए रोज़ ये डिस्कशन चल रही है, तो चाहिए तो मेरे ख्याल में ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आपने लगानी ही लगानी है, और उसको ये भी आप नहीं कर सकेंगे कि 5 या 7 जज सुनेंगे कि हम ही अपनी काज के जज बन जाएं, क्या हम जो आइनी बेंच बने हैं हम दुरुस्त हैं या नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये अल्टीमेटली जो भी रास्ता निकलना है वो फुल कोर्ट की तरफ जाना है, वो फुल कोर्ट को आइनी बेंच डिक्लेयर करना है, जो भी है वो तो करना ही पड़ेगा, कल करें परसों। और एक और बात, जिस तरह जो है वो बैरिस्टर साहब ने बताया कि इसमें ऐसे केसेस सारे लगाए गए हैं, मोस्टली केसेस वो जो गैर मौसर हो चुके हैं, उनमें कोई अगर फर्दर कार्रवाई, आरिफ अलवी साहब को हटाना है आपने काजी फायद साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बनकर रिटायर हो चुके हैं, उनकी चीफ जस्टिस बलूचिस्तान की जो तैनाती है उसको चैलेंज किया गया है, उसको वो केस आगे नहीं चलेगा। बाकी इलेक्शन मैटर्स आगे कहाँ चलने हैं, बाकी और बहुत सारे केसेस हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 60-70% जो केसेस आइनी बेंच के सामने कल और परसों लगे हैं ये तकरीबन गैर मौसर हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो 6 जजेस हैं जिनका ये बेंच बनाया गया है, ये जो पुराने वाला रोस्टर है दूसरे बेंचेस से जो नॉर्मल केसेस सुन रहे थे, ये उन जजों के साथ बैठे हुए थे। अब ये 6 जजेस जब इधर आइनी बेंच पे अगले 2 महीने तक लट से बैठेंगे, तो वो जो दूसरे बेंचेस हैं वो जज भी अब उनके नए बेंच बनेंगे, और वो वाले केस ये जजेस सुन रहे थे, तो वो केसेस कैसे उनकी समाअत होगी? इसका मतलब वो काम तो ठप हो गया, अब सिर्फ आइनी बेंच की चीज़ ही। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया ना कि जो काज लिस्ट पिछली जो लास्ट थर्सडे को वहाँ पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी, तो उन्होंने काज लिस्ट निकाली, केसेस लगा दिया। अब कल थर्सडे और फ्राइडे, अब इन 2 दिनों में तो नए बेंच नहीं बनेगा, इन दोनों केसेस को तो वो पता नहीं अब वो कैसे रास्ता निकलता है। बारह जाना है एहसान अफजल साहब, आपने ये जो आपके जुडिशल कमीशन में जो ये हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये कितने अरसे के लिए ये हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आइनी बेंच बना है। तो ये कौन सा आइनी ओहदा है जो 2 महीने के लिए होता है? देखिए क्योंकि बेंच तो 2 महीने के लिए है ना जी। देखिए ये तो अब ये जो आइनी बेंच है वो तो परमानेंट अब आ गया ना, आइनी तरामीम के बाद ये तो कंटिन्यू करेगा। बेंच तो परमानेंट है, बेंच तो परमानेंट है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो अपने नाम के आगे लिखा है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये आइनी बेंच के जो सरबराह हैं ये 2 महीने के लिए होंगे ना। देखिए ये तो क्योंकि उसमें जुडिशल कमीशन ने तो लिखा अपने इलामिया में कि 2 महीने के लिए बेंच बना है, तो ये हेड भी 2 महीने का होता है। नहीं, मुझे इसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन देखें बात ये है कि आइनी तरामीम हो गई, तो ये जो बात हो रही थी कि कॉज लिस्ट अब तब्दील हो गई, जो पुराने जो केसेस जिनके पास थे वो अब ख़त्म हो गए और वहाँ कन्फ्यूजन है। ये देखें एक तरामीम हुई हैं, अब ऑब्वियसली ये रीशफलिंग होनी है। जो आइनी बेंच हैं, अब वहाँ जो मेंबर्स गए हैं वो आइनी मामलात को देखेंगे, और जो उनके पुराने मामलात हैं वो डेफिनेटली वो किसी और को डेलीगेट होंगे। तो ये चीज़, ये ट्रांजिशन जो है वो तो होनी है। और देखें बात ये है कि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है मामला, तो अगर उसमें वो बैकलॉग को ख़त्म कर रहे हैं, ये जिस तरह अगर आपने कहा कि ये गैर मौसर केसेस हैं या ये पुरानी नौयत के हैं या इनकी कोई आज के लिहाज से इतनी वक़्त नहीं है, तो ये हफ्तों नहीं चलेंगे ना, तो फिर ये जल्दी जल्दी रैप अप हो जाएंगे और आप आगे जो है वो बढ़ेंगे। और बात ये है कि ये जो 26वीं तरामीम के ख़िलाफ़ जो पिटिशन है कि इसको रिव्यू किया जाए या जो भी इसको देखा जाए वो भी आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन ये कब तक आ जाएगी? देखिए ये तो ऑब्वियसली ये तो बॉल तो उन्हीं के कोर्ट में है ना, जो आइनी बेंच ये केसेस ज्यादा अहम है जो 30 साल से पेंडिंग थे, या 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला ज्यादा अहम है? मेरे ख्याल से वहां भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भी अहम केसेस हैं और अगर इनकी अहमियत कम है तो ये जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक जो मामला जो हमने जो ट्रांजिशन की है अब एक नए सिस्टम के अंदर वो चालू हो गया है, वो चलना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो गेन करेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म होगी और जो आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस हैं वहाँ भी बारी आ जाएगी। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा तरमीम है 26वीं आइनी तरमीम,
क्या इसका जायजा सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को लेना चाहिए या 6-7 जज भी इसको देख सकते हैं? देखें, अब ये तो जो आईनी बेंच है वही देखेगा ना। आपकी राय क्या है? हमारी राय तो ये है कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, उसके पास की गई आईनी तरमीम जो है, क्या उसको 5-6 जज भी मिलके उसको फैसला कर सकते हैं या कोई फुल कोर्ट जरूरी है? देखें, अब तो इसके अंदर आपने एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया ना कि जो आईनी मामलात हैं वो आईनी बेंच देखेगा और बाकी जो मामलात है वो दूसरे जो जजेस हैं वो देखेंगे। तो ये ऑब्वियसली जो आईनी मामलात है वो तो फिर आईनी बेंच देखेगा ना। क्या 6-7 जज भी देख सकते हैं? बिल्कुल, वो जो की मंजूर करदा आईनी तरमीम, बिल्कुल मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की इज्जत है या फुल कोर्ट में ज्यादा इज्जत है? क्योंकि अब ये तरामीम हो गई कि ये जो आईनी मामलात एक स्पेसिफिक बेंच ने देखने, हम तो आईनी कोर्ट की तरफ जा रहे थे ना, और अगर आईनी कोर्ट होता तो वो कोर्ट देखता, अब आईनी बेंच है तो वो आईनी बेंच देखेगा। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे 24 नवंबर की कॉल जो बानी पीटीआई ने जेल से दी है, डयाला जेल से। उस कॉल का मतलब क्या है और इस कॉल का फ़ायदा क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।